नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कीर्ति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन में। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हैं सेल्फ केयर, खुद की देखभाल करना। और इस सेल्फ केयर में हमने हेल्थ के कॉन्सेप्ट को साथ में इंट्रोड्यूस किया है कि हेल्थ और सेल्फ केयर दोनों किस तरीके से पैरेलली चलती हैं। तो सबसे पहले हम आज ये बता दें कि ये जो टॉपिक हैं ये हर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जनरली ऐसा होता है कि स्कूल एजुकेशन में इस तरीके से ये टॉपिक नहीं इंक्लूडेड हैं, बल्कि मैं मानता हूँ कि स्कूल एजुकेशन में भी इस तरीके का टॉपिक है जो इंक्लूडेड होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट अर्ली एज में उनको इस कॉन्सेप्ट का पता हो कि हमारी हेल्थ क्या है। और हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी की अब्सेंस नहीं है, हेल्थ का मतलब उसकी मेंटेनेंस भी है और प्रिकॉशनरी भी हैं कुछ चीज़ें जो वो फ्यूचर में फॉलो कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। और किस तरीके से हीलिंग काम करती हैं, ऐसे वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर कवर्ड होने वाले हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्फ केयर से। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर है खुद की देखभाल करना। और खुद की देखभाल किस आधार पर? तो इसमें ख़ास तौर से कुछ पर्टिकुलर एक्शंस आते हैं। उन एक्शंस के थ्रू हम हमारी हेल्थ और वेलबींग को या तो प्रिजर्व करते हैं या इम्प्रूव करते हैं। मतलब या तो हम अपनी हेल्थ का बचाव करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, या तो हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, उसको थोड़ा सा मॉनिटर करते हुए, या हम एक हमारा जो बैलेंस्ड लाइफ है, इक्विलिब्रियम जो है हमारी लाइफ का, उसको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करते हैं। वो हमारा सेल्फ केयर का हिस्सा है। खुद को हम एनर्जेटिक रख पाएँ, इंथुजियास्टिक रख पाएँ, चीज़ों को करने के लिए मोटिवेटेड रख पाएँ, हम अपना इंटरेस्ट डेवलप करके रख पाएँ और लाइफ के लिए हमारा रुझान जो है वो पॉजिटिव रह पाए। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सेल्फ केयर में आती हैं। और सेल्फ केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो अब जब हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं तो हमारे स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एज ए ह्यूमन क्या क्या स्ट्रक्चर हैं जिस पे हमें क्योंकि हमारे इंटरेक्शन वहाँ होने हैं तो हमें किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, इस पे हम आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्योंकि हम एक बॉडी हैं तो फिज़िकल सेल्फ केयर की बात करते हैं। तो फिज़िकली हम हमारा सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं उस पे बात करते हैं। फिर हमारा बॉडी के अलावा हमारा एक कॉन्शियस स्टेट है जिसको हम मेंटल या इमोशनल सेल्फ केयर में लेंगे। उसमें हम जानेंगे कि हम हमारे इमोशंस को, हमारे मेंटल स्टेट को किस तरीके से सेल्फ केयर के थ्रू इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और हमारी वेलबींग को हम इंश्योर कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट में बात करेंगे सोशल सेल्फ केयर की, और उसके बाद स्पिरिचुअल सेल्फ केयर की बात करेंगे, और आखिरी में बहुत सारे कुछ रेलेवेंट टॉपिक हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें मैनेज करने से रिलेटेड बात करेंगे, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या चाहे वो फिनेंस मैनेजमेंट का हो, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। सेल्फ केयर के कॉन्सेप्ट के साथ में, चूँकि मैंने कहा था कि हेल्थ और हेल्थ का जो मैनेजमेंट है वो भी इसके साथ चलता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि पहले हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। हेल्थ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही हम सेल्फ केयर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कि हमें पता होगा कि हमें किस चीज़ को प्रोक्योर करना है, किस चीज़ को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, किसको हम मेंटेन कर रहे हैं, किसका हम बैलेंस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होगी। तो मैं हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारा जो हेल्थ है वो है क्या। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की एक अवस्था है, और उस अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी अपेक्षित क्षमता से सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाता है। मतलब उसका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिव भी हो और
उसका एक स्टेट जो हो वो वेलबींग स्टेट हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें कोई बीमारी नहीं हो, है ना, कि मैं बीमार नहीं हूँ इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ, नहीं। स्वस्थ होने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें साथ में चाहिए। सिर्फ रोग की अनुपस्थिति इंश्योर नहीं करती कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ वेलबींग विच इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग विथ पोटेंशियल एंगेजमेंट इन प्रोडक्टिव सोशियो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब किसी तरीके का डिसऑर्डर नहीं है, डिजीज़ नहीं है आपके साथ में, या किसी तरीके की डिफॉर्मिटीज़ नहीं है, तो आप मान के चल रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ होने के कॉन्सेप्ट में और भी कई चीज़ें शामिल हैं जिसमें सोशल, फिजिकल और मेंटल वेलबींग भी होना आवश्यक है। अब हेल्थ के मैंने टाइप्स जो अभी इस डेफिनेशन के अंदर जो मैं बात कर रहा था तो कुछ टाइप्स बताए हैं। तो उन टाइप्स में सबसे पहले आ जाती है हमारी फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो 3 चीज़ों से डिफाइन होता है। वो है हमारा प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप। तो हमारे फिजिकल हेल्थ को अगर हम चेक करते हैं तो किस आधार पर चेक करते हैं कि हमारे जो वाइटल्स हैं वो सारे बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर बॉडी का ब्लड टेस्ट करा जाए या और कोई दूसरे मेडिकल टेस्ट किए जाएं तो उसके जो वाइटल्स आ रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। और वो नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली हील होती रहें, अपने अकॉर्डिंगली वो अपने फटीक को कम करती रहें और अपने फटीक से उनको दूर करती रहें। तो इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है फिजिकल हेल्थ के बाद में मेंटल हेल्थ की हम बात कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है उसका बेसिक क्या है? उसका बेसिक है थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। एक पर्सन क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, इन्हीं के आधार पर वो क्या व्यवहार करता है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो मेंटल हेल्थ के अंदर आती हैं। और मेंटल हेल्थ के अंदर थॉट्स को पॉजिटिव रखना, फीलिंग्स को ऑब्जेक्टिव रखना और बिहेवियर को कंट्रोल्ड रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मेंटल हेल्थ के अंदर। थॉट को पॉजिटिव रखने का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट में चले जाएंगे तो उसकी वजह से आप ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे, और ज़्यादा अगर आप बुरा महसूस करेंगे तो जनरली आप बिहेव भी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, बुरा मानते हुए, चीज़ों को बुरा लेकर नेगेटिव आपके बिहेवियर आएंगे। तो ऐसी कंडीशन क्यों डेवलप होती हैं? जनरली डेवलप इसलिए हो जाती हैं कि या तो एडजस्टमेंट जो करने की जो एबिलिटी है वो पुअर है, कॉपिंग मैकेनिज्म इंसान का पुअर है, तो जनरली वो नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। नेगेटिव थॉट्स से उसकी फीलिंग्स नेगेटिव बन जाती हैं और उसके आधार पे वो रिएक्ट भी नेगेटिवली करने लगता है। तो मेंटल हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, लर्नर्स एटीट्यूड रखें। मतलब मैं सीखने की अपने अंदर एक डिज़ायर डेवलप करके रखूं कि हो सकता है कि ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाना चाहती हो, ठीक है ना। खुद को ज्ञानी मान के कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इस कंडीशन में ऐसा हुआ है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो ये सारी जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है कंट्रोल करने की, और ये सारी नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएंगी और एंड रिजल्ट जो है आपकी मेंटल स्टेट को डैमेज करने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि या तो आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं होगा, या तो आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि आप अपने आसपास के सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं दूसरों को मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी डेवलप कर देंगे। जैसे कि बच्चे ठीक से बिहेव नहीं करते हैं तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, ठीक है। एडोलसेंट पीरियड में बच्चों का और पेरेंट्स का एक अलग ही प्रॉब्लम चलता रहता है, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये चीज़ें डेवलप क्यों होती हैं? जनरली क्योंकि उस टाइम में एटीट्यूड में चेंजेस आते रहते हैं। एक इमोशनल क्वेश्चन जो है मेंटल हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इमोशन क्वेश्चन का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप इमोशनली सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होने चाहिए, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं सिर्फ अपने इमोशंस का यूज़ करना जानता हूँ और एक मैं अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को रीड
करना भी जानता हूँ, उनको अंडरस्टैंड करना भी जानता हूँ, देन इमोशनल क्वेश्चन जो है वहाँ काम करता है कि वो एक बेटर कंट्रोल खुद के इमोशन पे भी और दूसरों के इमोशंस को डीलिंग करने में भी यूज़ कर पाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी वहाँ काम आ जाती है। एक्सप्लेन करने की एक क्वालिटी है, ठीक है ना, एक पर्सन में, कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो जब सामने वाला सुन रहा है तभी तो वो एक्सप्लेन कर पाएगा। तो इसलिए आपकी हियरिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए और तभी हम एक दूसरे की मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सोशल हेल्थ का। सोशल हेल्थ मतलब सामाजिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य जो है ये किस तरीके से बनता है, क्योंकि हम एक सोशल क्रिएचर हैं, ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर, तो उनको सोसाइटी में रहना होता है। बहुत कम ह्यूमंस होते हैं जो सोसाइटी से परे जाने की कोशिश करते हैं और उनका एनलाइटमेंट हो गया हो या और कोई अदर कोई ऐसी कोई कंडीशन आ गई हो, तब जाके वो वहाँ से निकलते हैं सोशल सर्कल से। अदरवाइज़ हम सोशल सर्कल में ही रहना पसंद करते हैं। तो अब सोशल सर्कल में होता क्या है, उसमें होते हैं हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किस तरीके से काम करते हैं, हम उनके रिलेशनशिप में किस तरीके से एंगेज होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि सोशल हेल्थ का बेसिक है सोशल कनेक्शंस, कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शन, उसमें कौन आ गए, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, तो आपके रिलेशनशिप जितने भी रिलेशनशिप हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए सभी से। ज़्यादातर लोगों को आप जिनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो जो भी आपके दिल की बात है आप उनको कहें, उनकी बात है जो वो आप सुने। तो आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट होना चाहिए। दूसरा, उस कम्युनिकेशन में एक चीज़ आपको मिलानी है, वो है रेस्पेक्ट। ऑलवेज यूज़ रेस्पेक्टफुल वर्ड्स टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन, क्योंकि आप अगर कम्युनिकेट करते हैं और वहाँ आपका रेस्पेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे दोस्तों में मैं देखता हूँ कि कम्युनिकेट तो करते हैं वो, लेकिन ज़्यादा उनका एटीट्यूड एक दूसरे को नीचा दिखाना, मजाक उड़ाना या इस तरीके का होता है, जहाँ पर उनको ज़्यादा इस तरीके का पेन डेवलप कर देता है सामने वाले पर्सन को, दूसरे का एटीट्यूड। तो मैंने कहा, जो मेंटल हेल्थ में मैंने बताया कि आपको दूसरों को अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए, ठीक है। कई बार हम वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, तो इससे भी कई चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो सोशल अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो सोशल हेल्थ की कंडीशनिंग इस तरीके से डेवलप होती हैं कि अगर आप अच्छे से बात करते हैं और उसमें रेस्पेक्ट मिलाया हुआ है, तो आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, रिलेशनशिप में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे और वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको आगे जाके हेल्पफुल रहेंगे, उनका मीनिंग आपको नज़र आने लगेगा। दूसरा है कि रिलेशनशिप इस ऐसे ही इम्प्रूव नहीं होते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन से इम्प्रूव नहीं होते हैं। तो कम्युनिकेशन के साथ में क्वालिटी टाइम का भी एक मुद्दा आता है। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि एक पर्सन के साथ जब आप खड़े हैं, जब आप एक पर्सन के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन को अटेंड कीजिए प्रॉपरली, पूरी तरीके से, प्योरली। कई बार जो आजकल जनरेशन में हो गया है वो ये हो गया है कि वो किसी से भी बात कर रहे हैं, अपना मोबाइल चलाते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो घर पे भी बैठे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो मोबाइल पे चैट करते हुए देख रहे हैं। वो किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करते हुए बात कर रहे हैं। तो उनका अटेंशन जो है वो क्वालिटी अटेंशन नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर सोशल हेल्थ को अच्छा रखना है तो आप जिससे भी मिले पूरी तरीके से उसको अटेंड करते हुए मिले, और इससे इम्पेक्ट ये आएगा कि वो पर्सन आपकी रेस्पेक्ट भी ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनको प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। चलिए, और एक चीज़ रिश्तों के मामले में ये भी ध्यान रखिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा अंतर है। वो समझिए कि आपके पास हज़ारों दोस्त ना भी हों, 2 दोस्त भी हों, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगे और लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और वो ही रिलेशनशिप मीनिंगफुल रिलेशनशिप कहलाते हैं। बाकी रिलेशनशिप मीनिंगफुल नहीं है। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपके 1000 दोस्त हैं तो वो हज़ारों दोस्त आपके लिए नहीं खड़े होने वाले। अब बात आती है, 4th पॉइंट ले लेते हैं इकोनॉमिकल हेल्थ की, आर्थिक स्वास्थ्य, फाइनेंशियल हेल्थ। खास तौर से ये फाइनेंशियल हेल्थ है। तो फाइनेंशियल हेल्थ में
कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोलूँगा और उनको डिफ़ाइन करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आज की जनरेशन को ये समझना चाहिए, इजी मनी के कॉन्सेप्ट से बचना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि हम ज़्यादा डिज़ायर करके चल रहे हैं या हम ज़्यादा एफर्ट्स करके चल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इकोनॉमिकल हेल्थ में एक कॉन्सेप्ट आता है आय का, व्यय का, बचत का, सुरक्षा और निवेश का। ठीक है, तो आय क्या है जो आप अर्न कर रहे हैं, व्यय क्या है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो आय और व्यय में बैलेंस ऐसा होना चाहिए, बैलेंस मतलब लाइनर बैलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि हमेशा आपकी आय जो है आपके व्यय से ज़्यादा हो, साथ में ये जो ज़्यादा है तो वो बचत के रूप में बचेगा और जो बचत में है उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में, सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ डेवलप करने में ज़्यादा किया जाए। ठीक है ना, जैसे लोग इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, टर्म प्लान परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी डेवलप करता है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ कि कोई पर्सन अर्न कर रहा है तो वो अपनी कुछ डिज़ायर्स डेवलप करेगा, डेफिनेट है, और कुछ डिज़ायर्स के आधार पर ही वो अपने लाइफ को जीने की कोशिश करेगा। और कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि ह्यूमन लाइफ एक ही बार मिली है, ठीक है, तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। तो एंजॉय करने के लिए शराब पीना ज़रूरी है, एंजॉय करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का अनएथिकल वर्क करना ज़रूरी है क्या? ठीक है ना, एक्साइटमेंट पे जीना एक अलग बात है कि आप माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं और कहीं ऐसे एक्साइटमेंट वाले का टास्क कर रहे हैं जिसमें एक्सट्रीम लेवल का एक्साइटमेंट है, वो ठीक है, वो समझ में आता है कि आप अपने एड्रेनलिन को थोड़ा सा पुश करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ को डैमेज करती हैं, ड्रग ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं कि नहीं लाइफ एक ही बार मिली है, इस लाइफ में तो ये सब तो करना ही चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि लाइफ एक ही बार मिली है। जो चीज़ एक ही बार मिलनी है तो उसकी रेस्पेक्ट तो आपकी नज़र में ज़्यादा होनी चाहिए कि यार ये एक ही बार मिली है तो मैं उसको जितना बेटर कर सकूं उतना बेटर करूं। बार बार मिल रही है तो समझ में आता है कि बार बार मिलेगी, चलो इसको बिगाड़ लिया तो नेक्स्ट वाला यूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट वाला भी बिगड़ गया तो उसका नेक्स्ट यूज़ कर लेंगे। सो इस कॉन्सेप्ट के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। तो ये समझते हैं कि इकोनॉमिकली हेल्थ या अपनी फिनेंशियल हेल्थ को मेंटेन और भी एक तरीका है। सेकंड फार्मूला जो है वो इस तरीके का है कि आपका आवश्यकता का अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि मेरी आवश्यकताएं क्या हैं, बेसिक्स। ठीक है, इन आवश्यकताओं से एक स्टेप आगे बढ़े तो आराम मुझे कितना चाहिए, कंफर्ट डेवलप करने वाला बात। ठीक है, कंफर्ट से भी और एक स्टेप आगे जाते हैं तो शौक मौज जो इंसान पूरा करता है, ठीक है, तो वो अपनी शौक इंटरेस्ट जो भी हैं वो पूरे कर रहा है, डिज़ायर्स को पूरी फुलफिल कर रहा है। और फिर आती है विलासिता, लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार इम्प्रूव होती जा रही हैं और वो उसको अलाउ कर रही हैं कि वो अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर चुका है, आराम कंफर्ट भी चीज़ें डेवलप कर चुका है, जैसे एक अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, सब कुछ है, घूमने फिरना स्टार्ट कर दिया तो शौक मौज पूरे करना स्टार्ट किया, शौक मौज भी पूरा हो गया तो अब वो अपनी लग्जरी पे आ जाएगा कि नहीं अब गाड़ी भी मेरे को बहुत महंगी वाली लेनी पड़ेगी, घर भी मुझे बंगलो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ट्रैवल भी मैं अब इकोनॉमिकल क्लास से नहीं करूँगा, अब तो मैं तो उससे भी हायर क्लासेस जो भी आती हैं, ठीक है, उसमें जाऊँगा। तो क्यों मैं इकोनॉमिकल क्लास से बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो रहा हूँ? बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा लग्जरी मिलेगी, एक्स्ट्रा काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे स्टेटस को सूट करने वाली मिलेगी। इस तरीके से एक पर्सन शिफ्ट करता रहता है। तो बेसिकली हमें अपने फिनेंस के अकॉर्डिंगली ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं मेरी लाइफ में पहले किस स्टेज से गुजर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे पूरी करनी है। ठीक है, इसके बाद एक हेल्थ और आती हैं, वो हैं स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब कहीं भी पूजा पाठ करने से नहीं होता है, ये एक हिस्सा है। मैं मानता हूँ कि पूजा पाठ अध्यात्म में कहीं ना कहीं अपना एक हिस्सा रखता है, लेकिन पूजा पाठ करना या ये जो कर्म कांड हैं यही जो हैं वो स्पिरिचुअल हेल्थ को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर मीनिंग ऑफ लाइफ,
लाइफ की कुछ वैल्यूज़ आती हैं, पर्पस ऑफ लाइफ आता है कि आपका लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है जो आपको नेविगेट करता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है ना। कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर, मतलब आपका अपने ईश्वर के साथ कैसा कनेक्शन है, और एक लाइफ के अंदर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल हेल्थ में आती हैं, ठीक है ना। अब पर्पस ऑफ लाइफ होगा तो स्पिरिचुअलिज्म में देखा गया है कि उनके अंदर सेटिस्फेक्शन भी डेवलप होता है क्योंकि वो पर्पस को फुलफ़िल कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं तो वो फुलफिल्ड फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं। वैल्यू के अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली उनको डैमेज होगा, तो वहाँ स्पिरिचुअल हेल्थ भी डैमेज होगी। अगर उनकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, जैसे 30 की एज तक जनरली लोगों को नहीं पता होता है मेरी लाइफ की क्या मीनिंग है, क्या मैं चाहता हूँ, पर्पस क्या है मेरा लाइफ में, आगे गोल्स क्या हैं मेरे लाइफ के। गोल्स फिर भी पता होते हैं लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, उतने विजनरी नहीं हो पाते हैं उस टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें अगर टाइमली पता चल जाए तो एक पर्सन अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना जितना जल्दी चालू करेगा, मैं कौन हूँ, क्यों मेरी ये लाइफ है, इसकी वर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के अंदर आइडेंटिफाई करता है। और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बेसिकली माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हो गई, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई, सेल्फ टॉक हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें काम आती हैं स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने में। अब इसके बाद जो 2 हेल्थ हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। मैं जनरली 5 हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ और उस पे बात करता हूँ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है अगला छठा पॉइंट है, वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो वर्क लाइफ को बैलेंस करने की एक कला होती है और ये धीरे धीरे एक पर्सन अपने जॉब ड्यूरेशन में ही सीखता है, ज़्यादातर ऑन जॉब ट्रेनिंग टाइप का ही है कि उसी पे वो सीख पाता है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि आपके सेट ऑफ स्किल्स और स्किल्स के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होती है या नहीं होती हैं। क्या आप सेट ऑफ स्किल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो सेट ऑफ स्किल्स आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, तो वो काम करके आपको मज़ा भी आएगा और आप सेटिस्फाइड भी फील करेंगे। अगर सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हैं, इरिटेशन डेवलप हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, तो आपको स्विच करना चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ को अच्छा एक पॉइंट कि आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिले तो वो आपको ठीक रखेगा। अगर अर्निंग उतना नहीं है लेकिन वो इंटरेस्टिंग वर्क है जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, रिकॉग्निशन अच्छा मिलता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको सेटिस्फाई कर लेगा। एक चीज़ जो होनी ही चाहिए वो है ग्रोथ और लर्निंग। आपकी ऑक्यूपेशन जैसी भी है वहाँ आपकी ग्रोथ और लर्निंग कंटिन्यूसली होती है, मतलब आपका स्किल इन्हांसमेंट होता रहता है, आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहती है, इंक्रीमेंटेड बोनस जो भी XYZ लगते हैं उसमें। तो ये चीज़ें ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आप फोकस करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में एक चीज़ और फोकस करनी चाहिए, वो है टाइम और स्ट्रेस के मैनेजमेंट को, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप टाइमली वर्क कंप्लीट करेंगे, पेंडेंसी कम होगी, ठीक है ना। अनरियल टारगेट वाले जॉब्स नहीं करें जहाँ पर कंपनी की खुद की वर्थ 10 करोड़ की है और वो सेल्स टीम को कह रही हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर 50 करोड़ कमाने हैं, तो ये डेफिनेटली अनरियल टारगेट लेके चलने वाली कंपनीज होती हैं। तो अगर वैसा कहीं है और वहाँ उस तरीके का प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, प्रेशर नहीं है तो इट्स ओके, बट अगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो देन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी खुद के लिए कि वो आपकी स्किल सेट इन्हांस करने में भी हेल्प कर रहे हैं। अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो देन स्विच, ठीक है। आखिरी जो बात कर रहा हूँ मैं इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करूँगा। अब इन्वायरमेंटल हेल्थ सबसे ख़ास बात है, इसको समझना आप इस तरीके से कि जैसे सोशल इन्वायरमेंट होता है वैसे ही हमारे आसपास का पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो सोशली हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और अगर जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम हमारे पर्यावरण और वातावरण की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो कितना AQI लेवल है उस पर देखिए आप, जैसे दिल्ली की क्या हालत है,
ठीक है ना। और कई सिटीज़ की, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन बहुत हैवी लेवल पर चल रहा है, तो वहाँ पर भी डस्ट मॉलिक्यूल्स रहते हैं हवा में, तो वहाँ का भी AQI बहुत कोई अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें एनवायरमेंटल हेल्थ जो डेवलप करनी होती है वो इसलिए करनी होती है क्योंकि एट द एंड वही सेल्फ केयर का हिस्सा बनता है कि वो आपको हेल्प करेगा आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में। मीन्स अगर मेरे आसपास ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। मेरे पास अच्छी ग्रीनरी होने की वजह से जो मुझे ऑक्सीजन मिलेगी तो मेरे लंग्स अच्छा वर्क करेगा, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन का सेचुरेशन अच्छा फ्लोट होगा, तो मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। तो ऐसे ये पूरा इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट भी हैं, आपस में ये कोरिलेट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ में जैसे संसाधन जितने भी हैं वो शुद्ध हों, जैसे सब्जियां आपको अच्छी मिले, ठीक है ना, भोजन के लिए जो भी सामग्री मिलनी है वो शुद्ध मिले, उनका पुनरुत्पादन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो भी बेटर हो, ठीक है। जैसे प्योर फूड मिले, फ्रेश वाटर मिले, एयर मिले, तो ये सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए आपको चाहे क्लीनलीनेस का ध्यान रखना पड़े, हाइजीन का ध्यान रखना पड़े, प्लांटेशन का ध्यान रखना पड़े, ठीक है, या हमारे जो एक मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है उसको बदलने की आवश्यकता पड़े, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेटेरियलिस्टिक पे मैं इसलिए आ गया हूँ क्योंकि मेटेरियलिस्टिक अप्रोच ने ही कचरा पैदा किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप को मैं एक एग्ज़ाम्पल से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत शायद एक बार एक कपड़ा जो पहन लिया है वो उसको वापस दूसरी बार पहनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से वो यूज़ करते रहेंगे तो साल में कितने सारे कपड़े वो यूज़ कर डालेंगे, ठीक है। और कितने सारे कपड़े, ख़ास तौर से हमारा इंडिया जो था वो बहुत ही रिच था अपने ख़ास तौर से क्लोथिंग प्रोडक्शन में, तो बहुत ही रिच था। लेकिन हम जैसे खादी जो है आज उसकी रेस्पेक्ट उतनी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही कॉटन में हम इंडिया बहुत टॉप पे था और कॉटन इंडस्ट्री को डैमेज किया। मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो नाम नहीं लेना चाहिए, बट यस, उन्होंने सबसे पहले सिंथेटिक कपड़े का इंडिया में मार्केट डेवलप करना स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली पूरा मुंबई में जो ये कॉटन इंडस्ट्री था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि सिंथेटिक कपड़ा। यस, ऑफ कोर्स सस्ता आता था तो वैरायटी मिल गई तो लोगों को लगा कि नहीं यार रोज़ रोज़ नए पहन पाएंगे। कॉटन एक दिन 10 दिन पहन लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉटन आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रहा था। लेकिन यही अगर सिंथेटिक कपड़े को आप डेली पहनोगे, रिपीटेटिवली पहनोगे ना, वो आपको डर्मोलॉजिकली स्किन को कोई ना कोई डिजीज़ दे देता है। तो हालांकि मैंने कहा ना कि हम लोग इतने विजनरी नहीं थे। हमें इंडिया में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें सस्ता चाहिए, ठीक है, सस्ता और वैरायटी। तो सस्ते और वैरायटी के चक्कर में हमने हमारे खुद के देश को ना डंपिंग यार्ड बना दिया है। कचरा ही कचरा, चाहे वो प्लास्टिक आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है, और सस्ता प्लास्टिक आइटम रिसाइकल करके, प्लास्टिक जितना हो पाता है उतना करके और वो हमें दे देते हैं और उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग कंडीशन भी नहीं बचती है। तो बाहर से चीज़ें रिसाइकल हुई सस्ती बनती है और इंडिया आ जाती हैं और इंडिया में वो एक बार सिंगल यूज़ होने के बाद वो ऐसी कंडीशन में होती है कि आगे यूज़ भी नहीं हो पाती, और तो वो डंपिंग यार्ड जैसा हो गया है। तो वो कंडीशन समझनी चाहिए कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी हमें डैमेज करती हैं, ठीक है। क्योंकि आज की जनरेशन या आज जो भी हम लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें उपभोग कितना करना है, ठीक है। बहुत मुझे याद आता है, मेरे टीचर ने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि दोहन, पोषण और शोषण, इसमें अंतर होता है, ठीक है। जैसे गाय का दूध दोहना, ठीक है, उससे हमें वो दूध प्राप्त हो रहा है, हमने गाय का पोषण का भी ख्याल रखा है, ठीक है। लेकिन मैं गाय से कोई मतलब नहीं है मेरे को सिर्फ दूध चाहिए, 2 लीटर लेना है या 5 लीटर लेना है, बस मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। मुझे ये नहीं पता है कि उसका दोहन हो रहा है या शोषण हो रहा है वहाँ पर,
ठीक है ना। तो गाय के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट वहाँ किया जा रहा है, चाहे वो किसी फार्म हाउस के थ्रू आ रहा है या किसी डेयरी फर्म के थ्रू आ रहा है, लेकिन उसका क्या हालत है वो मुझे नहीं पता है, उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। हमारे पास जो संसाधन है उस संसाधन का रिप्रोडक्शन डेवलप करते हुए करते हैं, मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ करते हैं कि बस मेरा काम हो जाए उतना ठीक है, ठीक है। लाइक अगर जंगल में मैंने एक लकड़ी जलाई और उससे मेरे 2 घंटे मेरे को उससे ऊर्जा लेनी थी, मैंने वो ले ली, उसके बाद मैं फ्री, वो आग बुझ गई, सब कुछ नॉर्मल, ये था दोहन। लेकिन ये कि मैंने 8-10 पेड़ गिरा दिए, खूब सारी आग लगा दी, ठीक है, और इतनी आग लगाई कि वो जंगल में ही आग लग गई, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। मुझे थोड़ी सी आग चाहिए थी, सर्दी ना लगे उसके लिए, गर्माहट रहे उसके लिए, ठीक है, और मैंने पूरा जंगल ही तबाह कर दिया। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये भी समझने वाली बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हेल्थ है, अगर इन सबको अगर हम बेटरली अगर मैनेज करें तो हमारा हेल्थ तो साथ में ठीक रहेगा ही। इसको मैनेज कैसे करें कि वो एक सेल्फ केयर के कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे करूँगा कि कैसे ये चीज़ डेवलप होती है, ठीक है। तो हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ केयर में फिजिकल सेल्फ केयर, मेंटल सेल्फ केयर, सोशल सेल्फ केयर, स्पिरिचुअल सेल्फ केयर और दूसरे सारे जो कॉन्सेप्ट रह गए उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सेल्फ केयर हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फिज़िकल सेल्फ केयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिज़िकल सेल्फ केयर में पॉइंट आता है एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। तो 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली कर लें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 50,000 स्टेप्स पूरे वीक में एक इंसान को चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो थोड़े बहुत स्टेप्स ज़्यादा चल जाए तो उसको एक्सरसाइज की अगर वो नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है कि मैं तो जिम नहीं जा पाता हूँ, घर पे भी योगा वोगा नहीं कर पाता हूँ, तो एटलीस्ट वॉक कर लें। वॉक करने से भी काफ़ी कुछ इम्पेक्ट बॉडी को पड़ता है। थोड़ा सा फास्ट वो वॉक, नॉर्मल वॉक, बातें करते हुए जो वॉक होता है वैसा ना हो, जॉगिंग की क्वालिटी वाला होना चाहिए। हेल्दी डाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन आ जाए, ठीक है। सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो रिक्वायर्ड हैं बॉडी के लिए वो उसमें कवर्ड होते हैं या नहीं होते हैं, ये ध्यान रखते हुए करें। सेल्फ केयर का मतलब ये है, ठीक है ना। सेल्फ केयर का मतलब ये है कि आप जो खा रहे हैं उस फूड के इनटेक में आप वो सारी चीज़ें ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सेल्फ केयर का क्या कहता है कि मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, इम्प्रूव्ड रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तो उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंगली फूड लेना पड़ेगा। एडिक्वेट स्लीप का मतलब हो गया कि 7 से 9 घंटे की जो नींद है प्रतिदिन वो हो जाए आपकी पूरी, ठीक है। और डीप स्लीप उसमें कम से कम 4 घंटे की डीप स्लीप हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। हाइड्रेटेड रहना है आपको। हाइड्रेटेड रहने का मतलब है कि आप पानी इनफ पिएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए आपको अपने रेगुलर लाइफ में। सुबह उठ के पानी पी लें काफ़ी अच्छी मात्रा में, ठीक है। दिन में अच्छे से क्योंकि गर्म प्रदेश हैं थोड़ा, तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि पानी का रिक्वायरमेंट वैसे ही बॉडी और बॉडी सेल्स को ज़्यादा होता है, तो हमें रेगुलरली हाइड्रेटेड रहना चाहिए। लिक्विड डाइट्स रेगुलरली लेनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं मेंटल और इमोशनल। अगर सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं तो मेंटल और इमोशनल सेल्फ केयर कैसे डेवलप होता है। देखिए, इमोशनल हेल्थ जो है हमारी मेंटल हेल्थ के अंदर एक पार्ट है, वो मैंने बता दिया कि थॉट प्रोसेस, अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं तो डेफिनेटली वो डैमेज करेगा। तो पॉजिटिविटी डेवलप करने के लिए क्या करें, ठीक है ना। क्योंकि अब मेरा वो काम नहीं है कि आप को सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज दे दूं, और करना क्या है वो कि भाई वो तो आप क्लिनिक पे आओगे तो तभी बताऊंगा। मैं पॉडकास्ट पे वो बातें भी कर रहा हूँ जो चीज़ें इन जनरल हर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सभी के लिए काम करेगी। क्योंकि मैंने तो शुरुआती दौर में ही ये बात बोली कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ही ये आ जाए, ठीक है ना, कि ये सारे कॉन्सेप्ट एजुकेशन सिस्टम में ही आ जाते तो
विटामिन और ये तो मिनरल्स क्या मिलते हैं बॉडी को, कौन से किससे खाने से मिलेंगे, वो तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इन हेल्थ की वजह से हमारा लाइफ किस तरीके से आगे प्रभावित होता है, ठीक है, और कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एजिंग प्रोसेस को ही एक्सप्लेन नहीं करते हैं कहीं पे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं मेंटल और इमोशनल सेल्फ केयर की। उसमें एक प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग अगर हम कर लें, ठीक है ना, क्योंकि हम पैसिव ब्रीदिंग करते हैं, हमारे लंग का जो टोटल वॉल्यूम है वो यूज़ ही नहीं होता है, तो हमारे लंग की जो एबिलिटी है हम उसको पूरा यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभार हमें बीच बीच में लॉन्ग एंड डीप जो ब्रीदिंग है वो कर लेनी चाहिए। और उसमें एक कॉन्सेप्ट का अगर ध्यान रख लें कि जितना आपने इनहेल किया है जितने टाइम में, उससे कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेके अगर आप एक्सेल कर लेते हैं तो ये आपको कार्डियक हेल्प भी करेगा, कार्डियक हेल्थ भी आपकी अच्छी रखेगा, मतलब आपके हार्ट की हेल्थ भी थोड़ी अच्छी रखेगा। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ मेडिटेशन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इमोशंस अगर आपके इस तरीके के आ रहे हैं कि उससे आप ज़्यादा इम्पेक्टेड हैं, लाइफ में ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो लिख लें उनको। जर्नलिंग बोलते हैं इसको, कि अपने इमोशंस के बारे में थोड़ा सा, जैसे डायरी लिखते हैं लोग बाग, तो उस तरीके से जर्नलिंग भी कर सकते हैं कि आपने रेगुलर बेसिस पे अपने इमोशंस में क्या क्या फील किया है, क्या आप उसके साथ कर रहे हैं, कहाँ से वो थॉट्स डेवलप होके आ रहे हैं, थोड़ा सा उनका, तो वो मॉनिटरिंग हो जाती है। और जैसे ही वो मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है, ब्रेन उसमें से किस किस को कट करना है वो जानता है और वो कट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो हेल्प करता है। मेंटल हेल्थ को ठीक ठाक रखने में मैंने जैसा कि कहा कि सोसाइटी में कुछ लोग आपके आसपास के होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्पेक्ट करते हैं नेगेटिवली, तो आप एक बाउंड्री सेटअप करना सीखिए। से नो, से यस, से क्लियर। तो आप जो भी स्टेट में हैं वो क्लियर रिप्रेजेंट कीजिए। आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप बताइए कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। यस, रेस्पेक्टफुल, मैनरफुल आपको होना चाहिए अर्लियर फेज में, ताकि सामने वाला उस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए, उसको नेगेटिवली ना ले पाए, ठीक है। पॉजिटिव कनेक्शंस बनाने हैं, ऐसे दोस्त लाइफ में होने चाहिए जो आपको हर टाइम सुनने के लिए तैयार भी हों, समझने के लिए तैयार भी हों, और जहां आप गलत हैं वहां बोलने के लिए भी तैयार हों। ऐसे दोस्त अगर आपको लाइफ में मिल जाते हैं तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। स्किल के डेवलपमेंट पे थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में एक पर्सन जनरली अपने आप को बहुत डिक्रीज़ करता रहता है, गिराता रहता है, डिप्राइव करता है, काफ़ी कुछ चीज़ों से अपने को कट आउट कर लेता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें अगर आपके अंदर आ रही हैं तो वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने उस ब्रेन के थॉट प्रोसेस के लिए एक स्पेस बना के रखा हुआ है। अगर वो स्पेस देंगे आप और वो नेगेटिवली ही यूज़ करता रहेगा उसको, तो वो आपको और डैमेज करेगा और वो अपना वेनम टाइप है उसका सिस्टम कि वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेटर कि आप उसको उतना टाइम और स्पेस दें ही ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में चले जाएं, क्योंकि वो डोपामिन रिलीज़ करने में भी आपको हेल्प कर देता है। तो कुल मिला के स्किल डेवलपमेंट करने से आपको पॉजिटिविटी फील होगी कि यस, मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया, मैंने आज कुछ नया सीखा, मैंने आज कुछ ऐसा सीखा है जिसका मैं कल कुछ बेटर यूज़ कर पाऊँगा। तो आइडिएशन और डेवलप होने स्टार्ट होंगे आपके अंदर, ठीक है। तो वो आपको पॉजिटिव रखेगा। आपकी हॉबीज़ को आप जिंदा रखें, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं वो करें। जो आपकी बचपन की हॉबीज़ हैं उसको छोड़ें ना, कंटिन्यूसली करें। खेलना पसंद है, खेलें। खेल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जो आप बेटर बचपन में पसंद करते थे, जैसे बुक्स रीड करना पसंद है, किसी को नॉवेल्स पसंद है, किसी को पोएट्री पसंद है, वो रीड कीजिए। लिखना चाहते हैं लिखिए, सिंगिंग पसंद है सिंगिंग कीजिए, डांस पसंद है डांस भी कीजिए। आपको लगता है कि मैं बहुत घटिया डांस करता हूँ तो आप अकेले में कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, ताकि आप वो अपनी बॉडी को पॉजिटिविटी दे पाएंगे। एंटरटेनमेंट का ख्याल रखें। आजकल एंटरटेनमेंट बहुत अवेलेबल है, हद से ज़्यादा अवेलेबल है, बट वो एंटरटेनमेंट आपको डैमेज करने वाला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनपुट आप कंटिन्यूसली लेते हो वो कंटिन्यूसली आपके लिए डेंजरस हो जाता है। जैसे कि अभी आज की मैं पिछले 6 महीने से कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ, उन 6 महीनों में क्या चेंजेस आया है। अभी रिसेंट 6 महीनों में
व्यंग्यात्मक शैली जो थी, ठीक है ना, उसको इंग्लिश ठप्पा लगा दिया है और रोस्ट करना बता दिया है। अब जो व्यंग थे वो व्यंग पहले रूपांतरण के आधार पे किए जाते थे, ठीक है। तो व्यंग की शैली थी थोड़ी सम्मानजनक शैली थी, अपमानित करने वाली शैली नहीं थी। अब जो शैली है, अब जो तरीका अपनाया जा रहा है रोस्ट करने का, वो शुद्ध रूप से व्यंग्यात्मक ना होके शुद्ध रूप से बेइज्जती वाला है, ठीक है। और इसी के आधार पर कुछ कॉमेडियंस अच्छे चल भी रहे हैं, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छा है, चल रहे हैं, न्यू जनरेशन को यही पसंद भी आता है, ठीक है। और आज के एरा में तो ये हुआ है, ठीक है ना, कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ कोई और कर ले, मैं तो वो देख के भी सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना। मेरे अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट है, कोई और उसको दिखा दे, मैं तो उससे भी खुश हूँ, ठीक है। जैसे बिग बॉस भी चल रहा है, तो लोगों को लड़ाई झगड़े देखने हैं घरों में, और वो खुद के घर में नहीं देखना चाहते। भगत सिंह पैदा हो तो मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, देश रक्षा सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो उस तरीके का सिस्टम है। तो थोड़ा सा ये समझना चाहिए हमें कि हम अपने एंटरटेनमेंट में ऐसा इनपुट लें जो कल को हमारे को सपोर्ट करे, हमारे को ख़राब ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे, रोस्ट करने की एक्टिविटी को आप कंटिन्यूसली देख लें, करीबन 3-4 महीने आप देख लें, 3-4 महीने के बाद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होगा वो रोस्टिंग पैटर्न का ही होगा। जब आप किसी के साथ मजाक करेंगे, आप उसमें उसको रोस्ट ही करके करेंगे, आप कर नहीं पाएंगे, दूसरा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये समझिए कि वो इनपुट कहीं ना कहीं आपके आउटपुट में आएगा ही आएगा। इसलिए टेक केयर, आप एंटरटेनमेंट में जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो थोड़ी सी मॉनिटरिंग के साथ में देखें कि प्रॉपर हो। अब मेंटल और इमोशनल सेल्फ केयर में मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। अब बात करते हैं सोशल सेल्फ केयर की। सोशली हम सेल्फ केयर करने की जब बात कर रहे हैं तो मैंने सोशल हेल्थ के बारे में बताया कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से अच्छे डेवलप होते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन हमारा डायरेक्ट पैटर्न का होना चाहिए, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा आप सेल्फ केयर में अगर जोड़ रहे हैं तो ये देखिए कि आप अगर रेस्पेक्ट जो है हमेशा देने वाली चीज़ होती है, लेने वाली चीज़ नहीं होती। रेस्पेक्ट हमेशा दिया जाता है, किसी से छीन के लिया नहीं जा सकता, लेकिन दिया कभी भी जा सकता है। तो अगर आप देते हैं तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट का ओरा ही रेस्पेक्ट वाला बन जाएगा, और वो रेस्पेक्ट वाला बनता है तो होगा क्या उससे, जनरली लोग आपको रेस्पेक्टफुल डिलीवरी देना स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ जो बात करेंगे उसमें रेस्पेक्ट एड ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो रेस्पेक्ट था वो आप ही के द्वारा किया गया है, वो आप ही ने दिया है, ठीक है ना। तो इंड्यूस आपके थ्रू ही था वो। तो आपको ये समझना है कि मैंने ही अगर कोई रेस्पेक्ट दिया है तो वो घूम के मेरे पास आ रहा है। तो आपको जो रेस्पेक्ट अगर आप स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, वो इस आधार पे भी कर रहे हैं कि चलो वापस मुझे भी मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इस तरीके से जिए कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा आप रेस्पेक्टिव मैनर में चलाएं, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप में भी कई बार रेस्पेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो एटलीस्ट वो भी मेंटेन करके रखना चाहिए सभी रिलेशनशिप में, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारे रेस्पेक्ट के साथ में ही होने चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे ट्रस्टेड लोग हैं, ठीक है ना, सेल्फ केयर की जब बात हो रही है तो आपका सोशल जो सर्कल है, जो दायरा आप बना रहे हैं, उसके अंदर लोग कौन से हों। तो ऐसे लोग हों जो ट्रस्ट करने के लायक हों, ऐसे लोग हों जो केयर करते हों, ठीक है। क्योंकि प्यार की डेफिनेशन पे तो खैर अलग एक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें बात करेंगे प्यार के बारे में। लेकिन यस, ऑफ कोर्स आजकल अगर केयर करने वाला कोई पर्सन मिल जाए तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन कि प्यार करने वाले से, ठीक है। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर की हम बात करते हैं। अब स्पिरिचुअल सेल्फ केयर में क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लस खुद का सेल्फ केयर, है ना। तो स्पिरिचुअली सेल्फ केयर का मतलब ये है कि आप नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस क्रिएटर ने जो चीज़ें क्रिएट की है एक बार वो विजिट करें, ठीक है। तो नेचर में जाएं, ठीक है। अपने टीचर्स, जो नॉलेजियस टीचर है, ठीक है ना, उन टीचर्स को मिलें, गुरुओं से एक बार अपना इंटरेक्शन करके आएँ,
पर्पज़ ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करें कि मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। अगर वो मिल जाता है तो क्या आप उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस पर एक बार आप ध्यान दे दीजिए। सेटिस्फेक्शन, आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है तो क्या क्या कारण हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, ट्रीट करने की कोशिश करें। बी काइंड टू योर सेल्फ, खुद के साथ ज़्यादा हर्ष होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि सोसाइटी में जो पर्सन पूरी फैमिली को रन करते हैं, ख़ास तौर से मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ अभी। आप अगर अपने पूरे परिवार को चलाते हैं, ठीक है, तो आपके कंधों पर सिर्फ आपके आसपास के 4 लोगों का नहीं बल्कि समाज के और भी हिस्सों का प्रभाव रहेगा, ठीक है। दायित्व भी रहेगा, जिम्मेदारी भी रहेगी। तो इतनी जिम्मेदारियां अगर आप अपने कंधे पे उठा रहे हैं तो कम से कम आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, वो सारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप ही रेस के घोड़े हैं जिस पे दाम लगा हुआ है सारा, ठीक है। दाव सारे आप ही पे लगे हुए हैं, तो अगर आप पे लगे हुए हैं तो आपकी हेल्थ होना इम्पोर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर भविष्य में कभी भी ऐसी कोई स्टेज आती है जहां आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है थ्रू द सेट ऑफ नॉलेज। लाइक आपने मेडिटेशन कर लिया, लाइक आपने अपने आप के एंटरटेनमेंट की कुछ बेटर अरेंजमेंट कर लिया, या कुछ आपने ऐसी स्किल्स डेवलप कर ली जिसकी वजह से आपको अब जो चीज़ें पहले सताती थी अब वो सताती नहीं है ना। इसको एनलाइटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अवेयरनेस डेवलप करने से भी हो जाता है इस तरीके से, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट आ जाता है साहब मैनेजमेंट का। तो कुछ मैनेजमेंट के पॉइंट हैं जो सेल्फ केयर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं फटाफट से। टाइम मैनेजमेंट आ जाता है इसमें कि आप एक रूटीन को फॉलो करते हैं तो अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखें। कि टाइम, देखिए टाइम जो है वो 24 आवर्स आपको भी मिले हैं, मुझे भी मिले, दुनिया के हर इंसान को 24 आवर्स मिले हैं, और इन 24 आवर्स में ही उसको करना होता है अपना पूरे ज़िंदगी का लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम, ठीक है ना। हर 24 आवर्स हर दिन मिलते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैदा हुआ उस दिन और जिस दिन डेथ होती है उस दिन हमारे टाइमिंग के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। कोई मॉर्निंग में पैदा हुआ, कोई इवनिंग में पैदा हुआ, तो ऑन द बर्थडे एंड द डेथ डे, बस ये 2 दिन हैं जिस दिन टाइमिंग्स अलग अलग हो सकती है पर्सन की, बाकी सबको 24 घंटे मिलते हैं, ठीक है। तो बीच के दिनों में जो 24 घंटे मिल रहे हैं उसकी यूटिलिटी डेवलप करें, किस तरीके से उसमें आप मैक्सिमम अपने पोटेंशियल तक पहुंच के चीज़ें अचीव कर सकते हैं। दूसरा है एग्रेशन और अजम्पशंस पे कंट्रोल, ठीक है ना। एग्रेशन मतलब गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, और अजम्पशंस मतलब अवधारणाएं जो हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कुछ चीज़ों को, बिना बात ही मान लेते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल, उसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, मुझे लगा कि, ठीक है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग और बिफोर डूइंग एनीथिंग विदाउट गेटिंग प्रॉपर नॉलेज। जस्ट आस्क, ठीक है ना। अगर पर्सन अवेलेबल है, भाई किसी की डेथ हो गई है तो अजम्पशन फिर भी ठीक है, चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन अलाइव्ड है, जानते हैं आप उसको, तो फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई आपने ऐसा किया, मुझे ठीक नहीं लगा, क्या आपका ऐसा इंटेंशन था या क्या आप कुछ और चाह रहे थे, तो वो क्लियरिफाई कर देंगे आपको। अगर वो क्लियर हो जाता है तो एटलीस्ट आप नेगेटिव मत सोचिए, अपने आप को सेल्फ केयर का हिस्सा है। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ कि आपको साइट नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा क्या मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करने का मैंने तरीका माइंडफुलनेस बता दिया है, उसको यूज़ कर सकते हैं। माइंडफुलनेस पे अलग से पॉडकास्ट भी हैं, उस पर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिनेंस में आप सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने इंश्योरेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं, उसके मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। एक एटीट्यूड का मैनेजमेंट है या स्किल डेवलप करें कि आपको सीखना है। अगर लर्नर्स एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बॉदर करना बंद कर देगी, क्योंकि हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने वाली लगेगी कि हाँ ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, ठीक है। तो आप उसको एज ए प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो ही बंद हो जाएगा आपका सिस्टम। तो जब आपके अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं कि आप आपके सामने आई सिचुएशन को एज ए प्रॉब्लम ना देख के एज ए क्लासरूम देखते हैं कि ये मुझे कुछ नया टॉपिक सिखाया जाएगा आज,
तो फिर आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाते हैं। मेरी लाइफ में मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं खुद एग्रेशन के साथ में जूझ रहा था, तो सबसे पहले जब मैंने एग्रेशन कंट्रोल सीखा मेरे कॉलेज लाइफ के टाइम पे, और मैं तकरीबन 3-4 साल बहुत मेहनत किया इन चीज़ों पे, और फाइनली अब मेरे फ्रेंड सर्कल और अधिकतर पेरेंट्स सभी लोग ये जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज है। पहले मैं एग्रेसिव बहुत हुआ करता था, और बाद में कॉलेज लाइफ में जब मैं जाके ऐसे टीचर्स से मिला, ऐसे गुरुओं से मिला, और उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया और जो टेक्निक्स बताई, उसके आधार पर मेरे अंदर भी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। तो यस, अगर आप एग्रेशन को मैनेज करना, कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर देगी। आखिरी सेल्फ केयर का एक आखिरी पॉइंट है, और सबसे बड़ा पॉइंट मैं मानता हूँ, मेरी लाइफ में इसने ऐसे सपोर्ट किया है। अगर आप सेल्फ केयर में बिलीव करते हैं तो सेल्फ केयर में सबसे ज़्यादा बिलीव करने लायक चीज़ है वो है क्रिएटिविटी। कोई सी भी एक ऐसा पॉइंट जो आप कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, समथिंग क्रिएट न्यू, ठीक है। जो पर्सन ये कर सकता है, क्रिएट समथिंग न्यू थिंग्स, मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ ए क्रिएटर, ठीक है ना। आप भगवान के हिस्से हो, अंश हो भगवान के रियल में, ठीक है। और ये विश्वास मानिए कि अगर आपके अंदर भगवान ने कोई ऐसे गॉड गिफ्ट भी दिया है कि कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो प्लीज़ यूज़ इट। एटलीस्ट वीकली उस पर वर्क करें, छोड़े नहीं उसको कि महीने 2 महीने बाद देखेंगे, कभी मन किया तो बैठ गए तो देख लिया, नहीं, वैसा ना करें। रेगुलर रहें, कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ये सेल्फ केयर में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और ये अपने आप में आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ और आपकी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ, इन तीनों को इन्हांस करती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखें और कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें। तो आज हमने जो बात करी है वो बात करी है सेल्फ केयर की। इसके अलावा हमने बात करी है हेल्थ की, हेल्थ के सारे सिस्टम्स की। आपने ये आज पॉडकास्ट सुना, इसमें अगर आपको कहीं कोई दुविधा लगती है, कोई सवाल पैदा होता है, तो यस ऑफ कोर्स आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मेरी साइट पे अवेलेबल है। मेरा इंस्टाग्राम जो है दिल की ज़मीन के नाम से ही है, उस पर आप जा सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं प्रायोरिटी के साथ में आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। तो आपको हेल्थ से रिलेटेड और सेल्फ केयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे बेस्ट लेवल पे मैं उसका आंसर करूँ। थैंक यू।